हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। और इसका हमने दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। हो सकता है अगर टॉपिक खत्म हो जाता है तो आज के लेक्चर में दोस्तों खत्म भी कर देंगे इस चैप्टर को। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात किया था पेशेंट काउंसलिंग का। पेशेंट काउंसलिंग में हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि स्ट्रेटजी टू ओवरकम द बैरियर को कम करने के क्या क्या स्ट्रेटजी हैं, क्या क्या तरीके हैं। और हमने तो इसमें 3 टाइप के हमने इसमें बैरियर पढ़े थे दोस्तों। पहला था पेशेंट रिलेटेड, दूसरा था फार्मासिस्ट रिलेटेड और तीसरा था सिस्टम रिलेटेड, अगर आपको याद आ रहा हो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहला प्लेलिस्ट से पहला वीडियो देख लीजिए। आज के लेक्चर में दोस्तों जो बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है पेशेंट काउंसलिंग में इम्पॉर्टेंट फॉर क्रोनिक डिजीज। जो भी क्रोनिक डिजीज है उसके लिए क्या पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए हम दोस्तों बात करेंगे। क्रोनिक डिजीज आपको हम बता दें, क्रोनिक डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं दोस्तों जो बहुत लंबे समय तक आपको हुए रहते हैं और आपको ठीक नहीं होते हैं, ऐसे हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। और इसमें एक होता है दोस्तों एक्यूट डिजीज, जैसे आपके जो कुछ समय के लिए बीमारी हो आप उसमें ठीक भी हो जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, ये सब क्या है एक्यूट डिजीज है। क्रोनिक डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, साथ में एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर। और साथ में दोस्तों आज के लेक्चर में एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट के बारे में। पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी डिफिनीशन, इसकी इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, सिनेरियो और PPI। पेशेंट पैकेज इंसर्ट के PPI के सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, इंडिया में और अदर कंट्री में इसके क्या क्या सिनेरियो हैं। एक छोटा सा अपना और टॉपिक बच जाता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया इसको शॉर्ट में। ये भी चीज़ें हम आज के लेक्चर में दोस्तों हो सकता है देखो अगर कंप्लीट होता है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं पेशेंट काउंसलिंग फॉर क्रोनिक डिजीज या डिसऑर्डर। देखिए, क्रोनिक डिजीज या डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों दीर्घकालीन रोग। दीर्घकालीन मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चल रही हो, ठीक नहीं हो रही हो, उन्हें दोस्तों बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। तो पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या हो गया, रोगी परामर्श, यानी ऐसे रोगी को किसमें परामर्श देना है, ऐसी बीमारी से रिलेटेड जो बीमारी बहुत लंबे समय तक हुआ है उस पेशेंट को, वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, उसमें रोगी को क्या क्या परामर्श दे सकते हैं। आप यह ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास कोई अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो आपको ये सब पॉइंट याद रखिएगा, आप उसको क्या क्या परामर्श दे सकते हैं, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, क्रोनिक डिजीज ऐसे रोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म में होते हैं, यानी लाइफ टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, यानी उसको लाइफ टाइम आप उसको क्या करेंगे, मैनेजमेंट करते रहेंगे। वो ठीक तो नहीं होंगे, वो क्या होंगे, बस आप उसको लगातार उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। पेशेंट का रोल होता है कि फार्मासिस्ट को मेडिसिन के सही तरीके से लेने, लाइफ स्टाइल सुधारने और कॉम्प्लिकेशन से बचाने, जो भी असुविधा हो रही है उसे बचाने के लिए उसे क्या करे, उसे गाइड करे, यानी जिससे उसका लाइफ स्टाइल सही हो जाए, सही मेडिसिन ले और उसे कोई भी दूसरी समस्याएं ना होने पाए। उसके क्या होता है, फार्मासिस्ट की एक रोल होता है, उसका क्या होता है, एक काम होता है। तो इसका गोल क्या क्या है, गोल बात कर ले तो पेशेंट को डिजीज और मेडिसिन की समझ देना, ट्रीटमेंट एडिडेंस सुनिश्चित करना, जो उसका ट्रीटमेंट हो अच्छे से हो, सुविधाजनक हो, अच्छे से हो, कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट से बचाओ, जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी दिक्कतें आ रही हो, जो साइड इफेक्ट है उससे क्या हो, पेशेंट को बचाया जा सके। हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस को प्रमोट करना, जिसकी जो पेशेंट की लाइफ स्टाइल हो क्या हो, हेल्दी हो जाए, अच्छी हो जाए। समझ में आ रहा है। पहला जो हमारा इसमें बीमारी आता है दोस्तों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को बोलते हैं उच्च रक्तचाप। क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्च रक्तचाप। इसे हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए, हम यहाँ पे बीमारी को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम काउंसलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है, काउंसलिंग पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बीमारी को डिस्कस करने के लिए आपका एक अलग यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। जब आप फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे आप बीमारी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या डिस्कस करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे काउंसलिंग पॉइंट डिस्कस करना है। तो ये बीमारी को आप वहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा, आप यहाँ पे बस काउंसलिंग पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, काउंसलिंग पॉइंट में हम क्या देखेंगे, मेडिकेशन एडहेरेंस। कहने का मतलब है दवा कब दवा समय पर सही डोज में ले रहे हैं। मिस डोज होने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होकर रहेगा। अगर मान लीजिए आपने कोई दवा मिस कर दिया, मान लीजिए आपने दवा खाना भूल गया, आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन में अगर आपने दवा को खाना भूल गए तो आपका जो ब्लड प्रेशर दोस्तों कंट्रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दवा अगर भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी आपको नियमित रूप से दवा सही समय पर सही डोज में आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, लाइफ स्टाइल चेंज, यानी लो साल्ट डाइट। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर किसी का ब्लड प्रेशर है मतलब बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, तो उसको लो साल्ट डाइट,
तो आपको ऐसी भोजन खाना जिसमें क्या हो, साल्ट नमक कम हो। क्लियर। बैलेंस डाइट खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस नहीं लेना है, वेट को कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी को, वजन को, उसको भी कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप मोटाते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें ना हो। अगली क्या है, मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर हर 1-2 महीने में चेक करें, हमेशा आप चेक करते रहें, रेगुलर महीने में 1 बार 2 बार आप हमेशा चेक करते रहें कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल हैबिट या सब्सटेंस, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उसको आपको अवॉइड करना है। ऐसे नहीं कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सो आप सिगरेट पी रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको हाइपरटेंशन है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी जो हाइपरटेंशन है वो भी क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो ये सब काउंसलिंग के पॉइंट होते हैं, मतलब ये सब परामर्श होते हैं जो आप किसी हाइपरटेंशन वाली बीमारी वाले पेशेंट को दे सकते हैं। क्लियर। अगली चीज़ें हैं दोस्तों, रिकॉग्नाइज सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, करने का मतलब है इसके जो सिम्टम्स है आप देख के पहचान सकते हैं कि हाँ इनको हाइपरटेंशन की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे सीवियर हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, ब्लड विजन होगा, मतलब उनको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सब चीज़ें क्या, अगर आपको इन सब सिम्टम्स दिखते हैं किसी पेशेंट के अंदर, आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। क्यों? क्योंकि ये सब सिम्टम्स क्या उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा डेडली साबित हो सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे ACE इन्हिबिटर हमने बताया है। ACE इनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, कफ खांसी हो सकती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के कारण स्वेलिंग हो सकती है। वाई काउंसलिंग इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाइपरटेंशन साइलेंट डिजीज है। साइलेंट मतलब एक जानलेवा है, सिम्टम्स कम दिखाई देते हैं और पेशेंट एडीरेंस और लाइफ स्टाइल चेंज क्रूशियल है। यानी इसके जो सिम्टम्स है दोस्तों बहुत कम दिखाई देते हैं और बहुत आसानी से क्या करता है, पेशेंट को मौत की नींद सुला देता है। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन हम लोग को लगता है बहुत बड़ी बीमारी है नहीं, लेकिन ये क्या है, एक साइलेंट बीमारी है, ज़्यादा इसके सिम्टम्स दिखते नहीं है और पेशेंट को एक झटके में निपटा देता है। क्लियर। अगला जो हमारा इसमें बीमारी आ रहा है दोस्तों क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, मधुमेह जिसे बोला जाता है। इसमें काउंसलिंग पॉइंट क्या है, मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब ओरल ड्रग या इंसुलिन रेगुलरली लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप दवा को लेना भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो शुगर लेवल है बढ़ जाएगा। मॉनिटरिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। फास्ट ग्लूकोज शुगर या पोस्ट रेंडियल या HbA1c, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, टेस्ट होते हैं। इन सब टेस्ट के माध्यम से आपको क्या करेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटस को क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। जो आपको डाइट लेना है, बैलेंस डाइट, शुगर कंट्रोल वाले डाइट लेना है। ऐसा नहीं ऐसा आप चीज़ें खाएं जिसमें खूब शुगर भरा हुआ है, ऐसा चीज़ें नहीं। अवॉइड जंक फूड, जो जंक फूड होते हैं, जो बाहर के फास्ट फूड होते हैं, उनको आपको नहीं खाना है। क्लियर। अगला क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, यानी माइल्ड डे एक्सरसाइज, हाइपोग्लाइसीमिया से बचें। यानी ऐसा भी ना हो आपकी बॉडी में क्या हो, शुगर की कमी हो जाए। अगर आपकी बॉडी में शुगर की कमी हो जाएगी तब भी आपको बहुत दिक्कत हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है दोस्तों शुगर की कम हो जाना, यानी इससे आपको बचना है। फूड केयर यानी इंजर अवॉइड करें। अगर आपको कहीं चोट लग जाएगी तो आपको जो अवॉइड करें, आपको कहीं चोट न लगने पाए। डेली इंस्पेक्शन करें, आप डेली क्या करेंगे, थोड़ा चेक करते रहे अपनी बॉडी को। क्लियर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं अगर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो आप जल्दी वहाँ पे घाव नहीं ठीक होगा। क्यों? क्योंकि आपको शुगर की समस्या है, आपको सबको पता है। रिकॉग्नाइज सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे स्वेटिंग, डिजीनेस, फैटिक, थकावट, थर्स्ट, प्यास लगना, लो एंड हाई शुगर। अगर आपकी शुगर लो है या हाई है तो इन सब सिम्टम्स देख सकते हैं। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, OTC हर्बल या अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होते हैं बिना डॉक्टर गाइडेंस से न लें। ऐसा ना हो कोई प्रचार करके कोई आगे आपकी मार्केट में प्रचार कराए, भैया ये मेडिसिन हर्बल मेडिसिन है, मतलब जड़ी बूटियों से बना हुआ मेडिसिन है, आप लीजिए, आपके शुगर को कंट्रोल कर देगा, आपके शुगर को ठीक कर देगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको बिना डॉक्टर के गाइडेंस से दवाएं नहीं लेना है। आपके लिए क्या हो सकती हैं, वो नुकसानदायक हो सकती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। वाई इज काउंसलिंग इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग इस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कंट्रोल क्या होता है, क्रूशियल होता है। यानी उसमें ब्लड शुगर जो कंट्रोल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता है, वहाँ दिक्कत वाली बात होती है। कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जैसे न्यूरोपैथी हो सकता है, नेफ्रोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब है जो आपके न्यूरॉन है वो डेड होने लगते हैं। नेफ्रो का मतलब होता है जो आपकी किडनी की जो नेफ्रॉन है, जो आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन है वहाँ पे भी आपकी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, सही सलाह देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए काउंसलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगली जो डिजीज़ की बात करेंगे दोस्तों, क्या है, अस्थमा। अस्थमा क्या है देखिएगा,
दोस्तों जो अस्थमा है ये भी एक काउंसलिंग वाला पॉइंट इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अस्थमा भी हमारा जो दमा है ये भी एक क्रोनिक डिजीज़ है, हमारी दादी को भी था। इसमें क्या होता है, लगातार दोस्तों दवा लेना ही पड़ता है। मेनली इसमें साल्ब्यूटामॉल दिया जाता है, क्योंकि हमारी दादी को दिया जाता था तो हमको पता है, इन्हेलर दिया जाता था। यानी जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, तब तक उनको दवा की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या क्या काउंसलिंग पॉइंट को ध्यान रखना है। जैसे पहले मेडिकेशन की बात करें तो इन्हेलर हो सकता है, नेबुलाइजर हो सकता है, इनको आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा। करेक्ट टेक्निक की बात करें तो मीटर डोज इन्हेलर यानी DPI सही तरीके से यूज करें। यानी क्या होता है, इन्हेलर होता है, DPI होता है, उसको सही माध्यम से यूज करना होता है। एवॉइड ट्रिगर्स जिसके कारण अस्थमा हो रहा है, जैसे डस्ट के कारण हो रहा है, स्मोक के कारण, धुएं के कारण हो रहा है, किसी एलर्जी के कारण हो रहा है, तो उसको अवॉइड करना है। वहाँ पे आपको अवॉइड करना मतलब वहाँ पे आपको नहीं जाना है, आपको डस्ट से बचना है, स्मोक से बचना है, एलर्जी से बचना है, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। नहीं तो जो आपकी अस्थमा है दोस्तों वो ट्रिगर कर देगा। करने का मतलब अस्थमा में होता क्या, सांस बहुत जल्दी फूलता है। आगे क्या है, रिकॉग्नाइज अर्ली वार्निंग साइंस, जो भी जैसे स्नीजिंग हो गया, कफ हो गया, या ब्रीथलेस मतलब सांस जल्दी फूल रहा हो, तो ये सब साइन को आपको क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, आपको पहचानना होगा। क्लियर। आगे बात करेंगे फॉलो अप एक्शन प्लान, इमरजेंसी स्टेप ड्यूरिंग अटैक। जब आपको अस्थमा अटैक आता है, जब आपको अचानक से अस्थमा अटैक आता है, तो आपको क्या एक्शन फॉलो करना हो वो आपको फार्मासिस्ट बताएगा। काउंसलिंग पॉइंट के अंदर ये सब चीज़ें बताएगा। साथ में डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं, ये सब चीज़ें बताया जाता है। रेगुलर चेकअप बताएगा, लंग फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है, पीक फ्लो मॉनिटर करना जो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो अस्थमा ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सही से थोड़ा कंट्रोल में है कि नहीं है। ये सब चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाई इज काउंसलिंग इंपॉर्टेंट, इसमें काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्योंकि अस्थमा में सडन अटैक आता है और सही टेक्निक और ट्रिगर एविडेंस से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन प्रिवेंट हो जाती है, हो सकती है। करने का मतलब है, अगर आप काउंसलिंग सही से नहीं करेंगे, सही टेक्निक सही तरीका नहीं पता है, तो उसकी जो लाइफ है दोस्तों ख़त्म हो जाएगी, एक झटके में सांस आना बंद हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा होते हैं अस्थमा के इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे जो हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा इसमें डिजीज है क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम TB के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के काउंसलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें पहला जो इसमें पॉइंट आ रहा है दोस्तों, वो क्या हमारा पॉइंट है, कंप्लीट ट्रीटमेंट। एंटी-TB ड्रग का पूरा कोर्स लें। जो एंटी-TB का जो दवा होता है, जिसमें आइसोनियाजाइड एक मेडिसिन आता है, दिया जाता है। इसके कंप्लीट और भी मेडिसिन होते हैं, लेकिन आइसोनियाजाइड मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, हमको याद है। एंटी-TB जो ड्रग होती है, इनको कंप्लीट लिया जाता है। कंप्लीट लेने का मतलब इसका कोर्स पूरा करें, जिससे जो TB की जो बैक्टीरिया है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई जिसको बोला जाता है, उसको कम्प्लीटली उसको ख़त्म किया जा सके। ऐसा ना हो उसको कमज़ोर करके फिर आप उसको दे रहे हैं, तो क्या करेगा, फिर आपको वो TB फिर अटैक कर देगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, खांसी बहुत आती है, लंबे समय तक आपको इसमें खांसी आती है। हाँ, खांसी के साथ साथ आप उसको सेप्टम भी देखने को मिलता है, कभी कभी ब्लड भी आने को देखता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे मिस डोज। अगर डोज मिस हो जा रहा है तब क्या हो जाएगा, ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट होने का रिस्क रहता है दोस्तों। एडवर्स इफेक्ट अगर देखने की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट जैसे लंग फंक्शन मॉनिटरिंग, नोसिया, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल, मास्क आपको लगाना है। वेंटिलेशन मतलब आपको शुद्ध साफ हवा लेना है। कफ एटिक्यूट, जो खांसी है, जो बलगम है, उसको आपको सेपरेट करना है। एवॉइड अल्कोहल नहीं पीना है, लीवर टॉक्सिसिटी कम करने के लिए, नहीं तो आपकी जो लीवर है उसमें दोस्तों टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए TB वाले पेशेंट को कभी भी अल्कोहल नहीं देना चाहिए या अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए दोस्तों, क्योंकि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट्स ये सब क्यों खाना है, हमको नहीं समझ आता है। लोग जो सब लोग खाते हैं, क्या कि खाना क्यों है, इतनी चीज़ें हैं खाने के लिए, तो हम ये सब चीज़ों को क्यों खाएं, जिस पे ऑलरेडी लिखा है आपकी लाइफ के लिए क्या दिक्कतें वाली बात है। फॉलोअप की बात करें तो कुछ आपको ट्रीटमेंट, कुछ आपको टेस्ट, जैसे सेप्टम टेस्ट, एक्सरे, क्लिनिकल असेसमेंट, ये सब आपको चेक भी करवाना पड़ता है। ड्रग रेजिस्टेंस अवेयरनेस, मिस डोज से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB हो सकता है, इसके लिए आपको लोगों को अवेयर करना है। वाई इज काउंसलिंग इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि TB जो ट्रीटमेंट है कॉम्प्लिकेशन है, यानी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड वाली बीमारी है, और इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इन्फेक्शन अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को भी TB हो जाएगा, फिर सबको TB ही होता रहेगा। TB देखने वाले नहीं, TB एक बीमारी होती है, उसकी बात कर रहे हैं, तो सबको फिर TB होता ही रहेगा। तो इसलिए बड़े इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो हमारे इसमें बीमारी आ रहा है दोस्तों, COPD, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से जाना जाता है।
अब बात करेंगे दोस्तों इसके काउंसलिंग पॉइंट की। तो इसका जो काउंसलिंग पॉइंट जो पहला कहता है मेडिकेशन एडहेरेंस, माने कहने का मतलब है जो भी मेडिसिन है उसको आप सही समय से कैसे लेना है। इसमें जो मेडिसिन आते हैं दोस्तों, ब्रोंकोडायलेटर आ सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी रेगुलर हो सकता है। ब्रोंकोडायलेटर की बात करें तो इसमें दो एक तीन मेडिसिन बता दे रहे हैं, जैसे साल्बुटामॉल, साल्मेट्रोल हो सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें, इसमें डेक्सामेथासोन आता है, बीटामेथासोन आता है, ये सब होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। ये हमारे स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों अवॉइड ट्रिगर, जो भी ट्रिगर जिसके कारण हमारा COPD एक्टिवेट हो जा रहा है उसको अवॉइड करना है। जैसे स्मोकिंग हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। करेक्ट इनहेलर टेक्निक, जो भी इनहेलर ले रहे हैं उसको दोस्तों करेक्ट टेक्निक में लेना है, यानी पीक फ्लो मॉनिटर, इनहेलर यूज, इन सब के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे पर्सेड लिप ब्रीदिंग, डाईफ्रेगमेटिक एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे रेगुलर करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज एक्सरबिएशन मतलब इंक्रीज कफ, सेप्टम, ब्रीथलेस, इन सब समस्याएं होने पर आपको उसको रिकॉग्नाइज करने पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये किसके सिम्टम्स हो सकते हैं दोस्तों, COPD के हो सकते हैं। आगे बात करेंगे फॉलोअप, आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, इसको फॉलोअप करना पड़ेगा, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, जिससे आपको पता रहे कि आपकी जो COPD की जो स्टेज है कितनी स्टेज है। वाई इज काउंसलिंग इंपॉर्टेंट, फिर से वही बात, काउंसलिंग इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि COPD में लंग्स फंक्शन ग्रेजुअली क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब जो आपके लंग्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। प्रॉपर मेडिकेशन, ट्रिगर अवॉइडेंस और एक्सरसाइज से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाता है। अब अगर अच्छे से आप मेडिसिन ले रहे हैं, अच्छे से आप इसको जो ट्रिगर है उसको अवॉइड कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, अब जो आपकी हेल्थ लाइफ है वो जी क्या दोस्तों बढ़िया हो जाएगी। आगे बात करेंगे जो इसमें अगला डिजीज आता है दोस्तों, जिसको एड्स या HIV के नाम से भी जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्लियर। हम बात करेंगे दोस्तों इसके काउंसलिंग पॉइंट की। तो इसका जो काउंसलिंग पॉइंट है मेडिकेशन एडहेरेंस, फिर वही बात, ART डेली एंड टाइम पर। ART दोस्तों एक मेडिसिन का नाम है, ART ये मेडिसिन है, सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा आती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रिवेंट इन्फेक्शन को आपको प्रिवेंट करना है, मतलब हाइजीन रखना है, वैक्सीनेशन रखना है, सेफ फूड रखना है। सेफ प्रैक्टिस मतलब सेफ सेक्स, नीडल प्रिकॉशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। सेफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग, लीवर, किडनी, GI अपसेट, इन सबको आपको लगातार क्या करने पर मॉनिटर करना पड़ेगा, नहीं तो सब में थोड़ी सी भी समस्या आ जाएंगी तो आप क्या हो जाएगी। आगे बात करेंगे न्यूट्रिशन में क्या, बैलेंस डाइट, आप सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। इमोशनल सपोर्ट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्टिग्मा मैनेजमेंट, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा। स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, डिप्रेशन कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब समस्याएं जो होंगी दोस्तों बढ़ जाएंगी। इसमें रेगुलर फॉलोअप मतलब CD4 काउंट सेल्स होते हैं, CD4 सेल्स होते हैं, वायरल लोड कितना होता है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ों आपको यहाँ पे दोस्तों करना पड़ेगा, जिससे आपको आइडिया रहे कि आपकी जो स्टेज है वो HIV की कौन सी स्टेज है। क्लियर। वाई काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ART एडहेरेंस से प्रैक्टिस डिजीज प्रोग्रेशन स्लो होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। कहने का मतलब है आपकी जो लाइफ स्पेन है अब बढ़ जाएगी, मतलब कुछ समय तक आप और ज़िंदा रह लेंगे, आप जल्दी नहीं मरेंगे, मतलब मरेंगे लेकिन आप थोड़ा और जी लेंगे। क्लियर। एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, एड्स अगर किसी को बीमारी हो जाता है तो कोई भी एड्स के कारण नहीं मरता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई एड्स या HIV के कारण नहीं मरता है। मरता किस लिए, किसी दूसरे सिम्टम्स के कारण, किसी दूसरे बीमारी के कारण। क्योंकि जब बीमारी हो जाता है तो आपकी इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाती है कि उस बीमारी से लड़ नहीं पाती, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, डिफिशियंसी का मतलब होता है दोस्तों कम हो जाना। जब आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाएगी यानी कमज़ोर हो जाएगी, तब जाके बीमारी आपको हो जाती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों पेशेंट पैकेज इंसर्ट के बारे में, PPI के बारे में, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे हमने आपको बोला था आज का लेक्चर फिर लंबा हो जा रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। अभी तक दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।